चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को और देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम यूपीएससी सीएसई मेन 2024 जीएस पेपर 2 जीएस 2 से ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज एग्जामिन द नीड फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स एज सजेस्टेड बाय वेरियस कमिटीज विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू वन नेशन वन इलेक्शन प्रिंसिपल। वन नेशन वन इलेक्शन न्यूज में रहा था, बहुत अभी भी न्यूज में है, तो उस पर क्वेश्चन आया था। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था विद स्टैटिक टच। फर्स्ट प्रोसेस बिफोर अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन, आपको उसके कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने हैं। कीवर्ड्स मतलब ऐसे वर्ड्स जिनको अगर इस क्वेश्चन से हटा दिया जाए तो क्वेश्चन मीनिंगलेस हो जाएगा। द फर्स्ट कीवर्ड हुआ हियर इज एग्जामिन, विच इज एक्चुअली द क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन आपको एग्जामिन करने कह रहा है। सेकेंड कीवर्ड इज इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, दिस इज अनदर कीवर्ड। थर्ड keyword is committees, and fourth keyword is one nation one election. So the question is asking you to examine the need for electoral reforms. Electoral reforms की जो भी need है, उसकी क्या जरूरत है, as suggested by various committees. तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को रैंडम तरीके से नहीं उसके बारे में लिखना है। द क्वेश्चन इज नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो कमिटीज के थ्रू रिकमेंडेशन है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स थ्रू द आईज ऑफ द कमिटीज, उसको एग्जामिन करना है। और एग्जामिन करने के बाद you should also suggest whether these electoral reforms, towards these electoral reforms, one nation one election is will be a good step. So ये है पूरे क्वेश्चन का एक आप ओवरऑल फ्रेमवर्क कर लें। अब क्वेश्चन को हैंडल कैसे करना है। वी हैव फर्स्ट स्टेप वी कंप्लीटेड आइडेंटिफाइंग द keywords, we identifying the keywords. Second step, understand the demand, understand the demand of question। ये दोनों काम हमने कर लिए। नाउ स्ट्रक्चर करना है, थॉट प्रोसेस चलाना है, आप कह लें कि ब्रेन स्टॉर्म करना है व्हाट वी आर गोइंग टू राइट इन द पर्टिकुलर क्वेश्चन। हमें ये ब्रेन स्टॉर्म करना है। हाउ वी कैन ब्रेन स्टॉर्म। सो द फर्स्ट थिंग इज क्वेश्चन इज अबाउट एग्जामिन। तो एग्जामिन का मतलब क्या होता है। एग्जामिन मीन्स टू आइडेंटिफाई द करेंट प्रॉब्लम्स। इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ, करंट प्रॉब्लम जो भी इश्यूज हैं इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स को लेकर के, उनको आइडेंटिफाई कीजिए, रिफॉर्म सजेस्ट कीजिए और उन रिफॉर्म्स को व्हाई एंड हाउ बताइए वन नेशन वन इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में। ये हुआ एग्जामिन का मतलब, दैट इन डेप्थ स्क्रूटनी। एग्जामिन मीन्स इन डेप्थ स्क्रूटनी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अब शुरू करते हैं। अब क्या होना चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी राइटिंग एन इंट्रोडक्शन। जो नॉर्मल ब्रेन स्टॉर्म करने के बाद का नेक्स्ट का स्टेप जो है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरिंग। कैसे स्ट्रक्चरिंग करें हम क्वेश्चन की। तो पहले वी विल बी राइटिंग इंट्रो, देन बॉडी, देन कंक्लूजन। ठीक है। इंट्रो, इंट्रो क्या हो सकता है। वी कैन राइट इन द इंट्रोडक्शन दैट इंडिया हैज विटनेस्ड सेवरल इश्यूज इन इट्स इलेक्टोरल प्रोसेसेस like criminalization of politics, frequent elections, money power, and various committees have recommended systemic reforms, with one nation, one election emerging as a key proposal। ऐसे हमने इंट्रोडक्शन लिख दिया। नाउ दिस इंट्रोडक्शन में, इंट्रोडक्शन के बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कम्स बॉडी। नाउ बॉडी इज ऑल अबाउट एनालाइजिंग, आप कैसे चीजों को मल्टीपल डायमेंशंस आप टर्म्स के ओपन कर रहे हैं। The first thing over here is to open up the dimensions is need for electoral reforms. Need for electoral reforms. This is our first, you can say, context of the question। अब इसके multiple dimensions open करने हैं। क्यों है
इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत क्यों है? सबसे पहला एस्पेक्ट हम बता सकते हैं क्रिमिनलाइज़ेशन ऑफ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइज़ेशन हो गया है। क्या होता है पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइज़ेशन? ऐसे कैंडिडेट्स, ऐसे लोग हू हैव criminal cases against them, they are contesting the election and they are also winning the election. ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं, ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकल फिगर्स हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, मर्डर के, किडनैपिंग के, करप्शन के, एंड दे आर बिकमिंग आवर रिप्रेजेंटेटिव एज एमएलए, एमपी और इवन एट लोकल बॉडी इलेक्शंस। तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एक बहुत बड़ा इशू है जिसकी वजह से इंडिया नीड्स टू रिफॉर्म इट्स इलेक्टोरल सिस्टम। दूसरा एक और इशू, एक अगला डायमेंशन हम देख सकते हैं, मनी पावर। इलेक्शंस में मनी पावर है, तो वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट मनी पावर इन इलेक्शंस। क्या होता है मनी पावर? पैसे के बल पे चुनाव जीतना। You must have noticed several times that during elections or when any election is under process, lots of cash पकड़े जाते हैं इधर उधर से। तो वोट खरीदने वाली जो बात हम कह सकते हैं, तो मनी इन इलेक्शन एक बहुत बड़ा इशू है। इसके लिए भी हमारे पास एक है, नीड फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है। एक बहुत बड़ा जो मेजर इशू है, फ्रीक्वेंट इलेक्शंस। कभी लोकसभा में इलेक्शंस हो रहे हैं, कभी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शंस हो रहे हैं, देन फिर लोकल बॉडीज के भी इलेक्शंस हो रहे हैं। तो देर आर फ्रीक्वेंट इलेक्शंस जिसकी वजह से इंडिया शुड गेट आउट ऑफ इट। फ्रीक्वेंट इलेक्शंस नहीं होने चाहिए, ये भी एक आप इशू बता सकते हैं। ये पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंट इलेक्शंस का डायमेंशन इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू दिस क्वेश्चन, बिकॉज इस क्वेश्चन में वन नेशन वन इलेक्शन का स्पेसिफिक मेंशन किया गया है। इस क्वेश्चन में वन नेशन वन इलेक्शन का स्पेसिफिक मेंशन है, इसलिए फ्रीक्वेंट इलेक्शन वाला जो डायमेंशन है इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। इसके बिना अगर आपने ये डायमेंशन मिस कर दिया तो आपको इस क्वेश्चन के नंबर बहुत कम मिलेंगे। देन वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट लो वोटर पार्टिसिपेशन। कभी भी शायद ही ऐसा कोई इलेक्शन हुआ हो, या बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि कोई इलेक्शन हुआ हो और वोटर्स का पार्टिसिपेशन जो है दैट इज मोर देन 75% और 80%। तो वोटर्स का पार्टिसिपेशन बहुत कम है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ दी, आप कह सकते हैं कि इश्यूज है, एक ऐसा इंपॉर्टेंट कंसर्न है जिसके लिए इंडिया नीड्स इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। और कोई डायमेंशन ओपन कर सकते हैं क्या हम? कैन वी टॉक अबाउट ओवर यूज ऑफ, or you can say misuse, not misuse, overuse will work, overuse of मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ये भी तो एक इशू है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का ओवर यूज हो रहा है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है इलेक्शन, कैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से पॉलिसी पैरालिसिस आ जाती है, हम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं पॉलिसी पैरालिसिस क्यों आती है। बिकॉज जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फोर्स में होता है, then government cannot announce any government scheme or any reforms, और गवर्नमेंट कोई ऐसा काम नहीं कर सकती अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अंडर फोर्स है। तो ओवर यूज ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो ये कुछ 5 डायमेंशंस हमने ओपन करे, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जरूरत क्यों है उस कॉन्टेक्स्ट में। अब यहाँ पे हमारा 50% काम हो गया। इन डायमेंशंस के बारे में हम मेंशन करेंगे अपने बॉडी ऑफ द आंसर में, पर उसके बाद वी नीड टू कनेक्ट ऑल दीज टू वन नेशन वन इलेक्शन। बिकॉज क्वेश्चन में स्पेसिफिकली पूछा जा रहा है दैट विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू वन नेशन वन इलेक्शन प्रिंसिपल। जो भी सजेशंस, वन मोर थिंग, ये जितने भी आप यहाँ पे आपने जितने भी डायमेंशंस ओपन करे, इन सारे डायमेंशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कमिटीज का नाम मेंशन करें। ये एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो आपके पास होनी चाहिए। अगर आपने सिर्फ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए इश्यूज और डायमेंशंस को अगर आपने वो लिख के छोड़ दिया और कमिटीज का मेंशन नहीं किया, तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, आपको मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है मिस नहीं करनी चाहिए, दैट इज अबाउट कमिटीज रिलेटेड टू इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। कौन कौन सी कमिटीज थी? तो कमिटीज आपकी थी, सबसे पहले तो आप लॉ कमीशन ही ले लीजिए। लॉ कमीशन की जो 24th लॉ कमीशन जो रिपोर्ट है,
लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट है दैट इज वेरी मच रिलेटेड टू क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, प्लस वोहरा कमिटी भी एक है। और क्या हो सकता है, एक कमिटी बहुत फेमस रही है, इंद्रजीत गुप्ता कमिटी। इंद्रजीत गुप्ता। इसके अलावा आप नीति आयोग के रिपोर्ट्स को भी मेंशन कर सकते हैं, दैट विल आल्सो वर्क। इसके अलावा और अगर आप मेंशन करना चाहें तो आप नीति आयोग, इलेक्शन कमीशन के जो रिपोर्ट्स हैं उनको मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या मेंशन कर सकते हैं, आप एआरसी के में भी बता सकते हैं। एआरसी ऑल्सो इंक्लूड्स एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की जो सेकंड एआरसी की जो रिपोर्ट है, दैट ऑल्सो इंक्लूड सेवरल सजेशंस रिगार्डिंग इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। तो ये कमिटी और नीड फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स दोनों को आपको कनेक्ट करना चाहिए। और देन इन द सेकंड पार्ट ऑफ द बॉडी यू शुड स्विच टू वन नेशन वन इलेक्शन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो रामनाथ कोविंद कमिटी है उसका जिक्र आप कर सकते हैं। जब आपने रामनाथ कोविंद कमेटी का जिक्र किया और उसके बाद आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है दैट इज कि आपको बताना पड़ेगा व्हाई वन नेशन वन इलेक्शन प्रिंसिपल विल बी गुड फॉर इंडिया। सबसे पहले तो वन नेशन वन इलेक्शन का आपको मीनिंग बताना है, व्हाट डज इट मीन। सबसे पहले आप वन नेशन वन इलेक्शन का मीनिंग बताएंगे, फिर आप रामनाथ कोविंद कमेटी मेंशन कर सकते हैं। देन यू शुड also mention other committees which have talked about one nation one election in past। for example, लॉ कमीशन ने पहले अपने 170th रिपोर्ट आई गेस एंड 255th रिपोर्ट, इन दोनों में लॉ कमीशन ने मेंशन किया है वन नेशन वन इलेक्शन को। देन यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट सम रिकमेंडेशंस ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज। जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है उसने भी इसको इसके फेवर में बात बोली है वन नेशन वन इलेक्शन के। अब वन नेशन वन इलेक्शन के आप एडवांटेजेस बता सकते हैं। क्या एडवांटेजेस हैं वन नेशन वन इलेक्शन के? फॉर एग्जांपल, कॉस्ट जो है, इलेक्शन की जो कॉस्ट है वो कम हो सकती है। फ्रीक्वेंट इलेक्शंस जो हैं उससे हमें सहूलियत हो सकती है, फ्रीक्वेंट इलेक्शंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देयर विल बी कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नेंस, एमसीसी को आप गवर्नेंस से कनेक्ट कर सकते हैं, बार बार एमसीसी इम्पोज होगा नहीं, तो देयर विल बी कंटिन्यूटी इन गवर्नेंस। और क्या हो सकती है, लेस स्ट्रेन, जो सिक्योरिटी है और एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं रहेगा। हर 2-4 महीने में अगर इलेक्शन होता रहता है तो जो सिक्योरिटी apparatus और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो भी हमेशा इलेक्शन में ही बिजी रहता है। तो ये कुछ एडवांटेजेस बता सकते हैं आप। एडवांटेजेस के बाद आपको डिसएडवांटेजेस भी बतानी चाहिए, सिर्फ एडवांटेजेस से तो काम चलेगा नहीं। डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं? सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो यही है कि डिसएडवांटेज या आप इसको चैलेंज कह लें, सबसे बड़ा चैलेंज तो यही रहेगा कि आपको अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी जो कि एक लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, बिकॉज मल्टीपल आर्टिकल्स, आर्टिकल 83, आर्टिकल 175, इन सारे आर्टिकल्स में आपको और भी बहुत सारे आर्टिकल्स में आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा। देन ओनली यू कैन implement one nation one election। Then the other challenge is also about federal concerns। फेडरल कंसर्न्स मतलब स्टेट गवर्नमेंट की क्या पावर रहेगी अगर वन नेशन वन इलेक्शन आता है, और सपोज कीजिए कि केंद्र लेवल, यूनियन लेवल पे, स्टेट लेवल पे, दोनों जगह पे इलेक्शन हो गए 2025 में 5 साल के टर्म के लिए। अगर कोई एक सरकार स्टेट लेवल पे, या सपोज कीजिए कि कोई भी एक स्टेट गवर्नमेंट 5 साल से पहले अगर गिर जाती है तो उस केस में क्या होगा? ये कुछ ऐसी चीजें हैं, क्या उस केस में स्टेट की ऑटोनॉमी खत्म होने वाली है? तो ये कुछ फेडरल कंसर्न्स हैं कि स्टेट का रोल क्या रहेगा वन नेशन वन इलेक्शन में, which which part of the government, which leg of the government will be the deciding factor कि जो इलेक्शन है वो कितने दिन के लिए होना चाहिए, इलेक्शन की जो फ्रीक्वेंसी है वो कब
डिसॉल्व होगी और कब नहीं होगी। तो ये कैसे पता चलेगा? क्या सब कुछ यूनियन गवर्नमेंट के हिसाब से होगा या स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से होगा? ऐसी चीज़ों को आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। देन प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी भी है, जो अभी मैंने डिस्कस करा। इसके अलावा और भी प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी वाली जो इन्होंने बात करी कि अगर सरकार गिर जाती है तो उसमें क्या होगा, ठीक है? स्टेट ऑटोनॉमी, 3 तरीके की चीज़ों को लेकर के फेडरल कंसर्न, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़, इन चीज़ों को लेकर के आप इसके डिसएडवांटेजेस बता सकते हैं। फिर इसके अलावा आप एक इसके बाद आप एक कॉन्क्लूजन दे सकते हैं, जो कॉन्क्लूजन की बात यहाँ पे की जा रही थी, ये कॉन्क्लूजन आप दे सकते हैं। कॉन्क्लूजन में आप लिख सकते हैं कि व्हाइल electoral reforms offer compelling benefits, their implementation must be balanced with federal values and democratic integrity. तो एक छोटा सा हमने कंक्लूजन दे दिया। कंक्लूजन में हमने अपने कंक्लूजन को विजनरी रखा। उसमें हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है उसके बारे में ही बात बोला, बट हमने एक सजेशन भी दे दिया कि जो इम्प्लीमेंटेशन है, इम्प्लीमेंटेशन फेडरल वैल्यूज़ और डेमोक्रेटिक इंटीग्रिटी को बैलेंस करना चाहिए। तो दिस वाज ओवरऑल ऑफ ड्राफ्ट, कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन के आंसर को हमें कैसे ड्राफ्ट करना चाहिए। आई विल एक्सपेक्ट कि हमने अभी जो भी डिस्कस करा इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट्स ऐड किए जा सकते हैं। इफ पॉसिबल, अगर आप चाहें या अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप इसका एक आंसर लिखें। आंसर लिख करके आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे। आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप करें, अपना आंसर लिखें और अपना आंसर मुझे डायरेक्ट इस नंबर पे व्हाट्सएप करें। आई विल ट्राई टू इवैल्यूएट एज़ मेनी क्वेश्चंस, एज़ मेनी आंसर्स एज़ पॉसिबल, और हम देखते हैं कि हम कितने डायमेंशंस ओपन कर सकते हैं। और इतने ऐसे हमने जो ड्राफ्ट बनाया, चीज़ों को ब्रेनस्टॉर्म किया, तो हम 150 वर्ड्स में अपने आंसर्स को कैसे डाइवर्सिफाइड तरीके से लिख सकते हैं। तो आई विल एक्सपेक्ट अ फ्यू आंसर्स फ्रॉम यू ऑल। होप दिस वीडियो वाज़ यूज़फुल। फिर मिलेंगे। थैंक यू।